और इनका सिर्फ एक ही मकसद है, अपना मुनाफा। जैसे टर्की में हुए ड्रोन हमले को ईरान से जोड़ दिया गया, जबकि ईरान ने क्लैरिफाई किया कि ये हमला उसने नहीं किया। यूके ने अपनी जांच में पाया कि साइप्रस में जो ड्रोन अटैक हुआ था उसमें ईरान इन्वॉल्व नहीं था। यानी अब शादी के लिए सिर्फ मियां बीवी राजी होना काफी नहीं होगा, माता पिता भी राजी होने चाहिए। लेकिन बिहार में भी एक कोल्ड वॉर चल रही है, जिसकी वजह से दोबारा सुर्खियों में है सीएम नीतीश कुमार। पूरी दुनिया थक चुकी है पाकिस्तान के बेकार परफॉर्मेंस की वजह से। अब पाकिस्तानी टीम पर तो परफॉर्मेंस ना करने पर फाइन लगा, लेकिन हमारे यहाँ ओवर परफॉर्मेंस पर फाइन लग गया। तो सिंगल भाइयों के लिए एक सीक्रेट स्टडी लेकर आया हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्लियर कट वीकली के नए एपिसोड में। कुछ ही महीनों पहले सेल्फ प्रोक्लेम्ड नोबेल पीस प्राइज विनर डोनाल्ड ट्रम्प ने एक पीस ऑफ बोर्ड बनाया था ताकि मिडिल ईस्ट में हो रहे वायलेंस को रोका जा सके। और फरवरी में उस बोर्ड ऑफ पीस के मुख्य चेहरों ने अपनी पहली जंग की शुरुआत की। पिछले 2 हफ्तों में इतना कुछ हो चुका है, वो इस पूरे साल या कहें पूरे दशक को बदलने की शुरुआत है। जंग चल रही है, ये तो आप सभी को पता है, लेकिन इस जंग के पर्दे के पीछे क्या क्या हो रहा है और क्या क्या हो सकता है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। पूरी दुनिया के शांति पसंद लोगों का कहना है कि अमेरिका या अमेरिका के एलाइज डेमोक्रेसी लाने या शांति बहाल करने जैसा कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, और इनका सिर्फ एक ही मकसद है, अपना मुनाफा। चाहे वो मासूमों की जान लेकर हो, या फिर किसी आजाद देश के राष्ट्रपति को किडनैप करके, या फिर किसी देश के सुप्रीम लीडर को असैसिनेट करके। आप और हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां इस दुनिया के मोस्ट इम्पोर्टेंट लोग भी सेफ नहीं हैं। तो आप और हमारी सेफ्टी की तो बात ही क्या करें। अमेरिका ने डेमोक्रेसी और ह्यूमैनिटी के जितने पार्ट आज तक इस दुनिया को पढ़ाए हैं, एक एक करके सबकी धज्जियां उड़ाता जा रहा है। चाहे वो स्कूलों को बॉम्ब करना हो या फिर अपने एलाइज को पीछे छोड़कर मासूमों की जान को खतरे में डालना। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि अमेरिका ने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल ठीक किया और ईरान ये सब डिजर्व करता था। जंग तो अमेरिका ने शुरू कर दी, और जिस तरह इराक में इन्वेड करने के लिए फेक न्यूज और फेक क्लेम्स किए गए थे, इस बार भी वही पैटर्न अपनाया गया है। लेकिन ये 2026 है। इस बार ना सिर्फ अमेरिका इस पूरी जंग में फंस चुका है, बल्कि उसका नैरेटिव भी फेल होता नजर आ रहा है। जैसे टर्की में हुए ड्रोन हमले को ईरान से जोड़ दिया गया, जबकि ईरान ने क्लैरिफाई किया कि ये हमला उसने नहीं किया। यूके ने अपनी जांच में पाया कि साइप्रस में जो ड्रोन अटैक हुआ था उसमें ईरान इन्वॉल्व नहीं था। अमेरिका की पालतू मीडिया के डबल स्टैंडर्ड्स भी कुछ ऐसे ही हैं। जब ईरान कोई हमला करे और कैजुअलिटी हो तो खबर बनती है इस तरह, और जब ईरान पर हमला हो और कैजुअलिटी हो तो खबर इस तरह बनती है। आखिर आप नाम लेने से क्यों घबराते हैं? आप तो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक कंट्रीज के फ्री प्रेस हैं। बहरहाल इस मामले में असली आजादी और बहादुरी स्पेन ने दिखाई है, जिसने साफ तौर पर मना कर दिया अमेरिका को अपने एयर बेस देने से। चाहे अमेरिका इस फैसले से कितना भी चिढ़ा हुआ हो, लेकिन स्पेन अपने फैसले पर अडिग है। हालांकि दुनिया के बहुत सारे देश खामोश हैं और सवालों के घेरे में हैं, और हमारा भी कुछ इस तरह का ही हाल है। पहली बार ऐसा हुआ है कि ऐसी किसी वॉर में इंडिया का स्टांस क्लियर नहीं है, जबकि इससे पहले आजाद भारत के इतिहास में हर लीडर ने, चाहे वो किसी भी पार्टी या किसी भी आइडियोलॉजी का हो, अमेरिका को उसके अनफेयर पॉलिसीज के लिए कॉल आउट किया है। लेकिन इस बार इंडिया काफी कंफ्यूज नजर आ रहा है। पहले ट्रेड और ऑयल के मामले में भी अमेरिका हमें दादागिरी दिखा रहा था, और अब वॉर में भी इंडिया अपना स्टांस क्लियर नहीं कर पा रहा है। जबकि लगातार यूएस की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं जो लगातार इंडिया की इंटरनेशनल पोजीशनिंग पर सवाल उठा रहे हैं। यूएस ने ये तक कह दिया कि हम इंडिया को चाइना नहीं बनने देंगे। इसका सीधा मतलब है कि यूएस चाहता है कि इंडिया उसकी मन मर्जी से चले। ईरान की वॉरशिप आयरिस डैना को अमेरिका ने इंडियन ओशन में अटैक किया, और बताया जा रहा है कि इसमें 80 से ज्यादा लोगों की जान गई है। और बीते दिनों आयरिस डैना पर हुए इस हमले की काफी चर्चा रही। आयरिस डैना इंडिया के साथ जॉइंट नेवल एक्सरसाइज करने के लिए इंडिया आया था, जिसे इंडियन नेवल कमांड ने वेलकम भी किया था। लेकिन इसके वापस जाते समय अमेरिका ने इंडियन ओशन में इस पर हमला किया और इसकी फुटेज भी सार्वजनिक की। बात ये नहीं है कि अमेरिका किससे लड़ रहा है, बात यह है कि अमेरिका अपने मुनाफे के लिए ये जंग लड़ रहा है, जिसका नुकसान हम सबको उठाना पड़ेगा। और हाल ही में पीस मेकर डोनाल्ड ट्रम्प के एक्शंस को लेकर उनके ही देश में एक बहस छिड़ गई। दरअसल अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक डोनाल्ड ट्रम्प यानी अमेरिका का प्रेसिडेंट हेड ऑफ द मिलिट्री तो है, लेकिन वॉर डिक्लेयर करने का अधिकार उसके पास नहीं है। अमेरिका में कांग्रेस वॉर डिक्लेयर करती है, यानी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ही वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं। जबकि अब तक डोनाल्ड ट्रम्प खुद ही बयानबाजी कर रहे हैं और इन मिलिट्री एक्शंस की जिम्मेदारी भी ले रहे हैं। असल में ये वॉर शुरू होने की वजह थी न्यूक्लियर वेपन। अमेरिका चाहता था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन ना बनाए, और ईरान ने साफ मना भी कर दिया था। यहाँ तक कि ईरान ने ये भी कह दिया था कि अगर चाहो तो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन भी कर सकते हो। इनफैक्ट ईरान अमेरिका के साथ नेगोशिएशन में था कि उस बीच ईरान पर अटैक हो गए। और अब जब अमेरिका इस वॉर में फंसता जा रहा है,
तो अब अलग अलग स्टेटमेंट्स देकर इस वॉर से निकलना चाहता है। और नौबत यहाँ तक आ गई है कि अमेरिका ने जेलेंस्की से मदद मांगी है ईरानी ड्रोन इंटरसेप्शन के लिए, क्योंकि अमेरिका का इस वॉर में जरूरत से ज्यादा खर्चा हो रहा है। और इस पूरी जंग में अब साफ पता चल गया है कि अमेरिका असल में वो नहीं है जो दिखाता है। अमेरिका बीइंग अमेरिका, जंग भी लड़नी है और साफ भी बने रहना है। बीते कुछ दिनों गुजरात सरकार का एक नया फैसला कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट की वजह बन गया है। गुजरात सरकार ने गुजरात रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट 2006 में अमेंडमेंट प्रपोज किया है, और अगर ये अमेंडमेंट पास हो गया तो इस अमेंडमेंट के मुताबिक मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए पेरेंट्स की कंसेंट मैंडेटरी हो जाएगी। यानी दूल्हा और दुल्हन को अब एक डिक्लेरेशन फॉर्म देना होगा जिसमें ये बताया जाएगा कि उन्होंने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया है। यानी अब शादी के लिए सिर्फ मियाँ बीवी राजी होना काफी नहीं होगा, माता पिता भी राजी होने चाहिए। और साथ ही पेरेंट्स की आइडेंटिटी प्रूफ्स, रेजिडेंशियल एड्रेस, फोन नंबर्स, ये सब भी जमा करना होगा। और स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि ये स्टेप कोट अनकोट लव जिहाद को रोकने के लिए और आइडेंटिटी छुपाकर शादी करने वालों को रोकने के लिए उठाया गया है। गुजरात के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हर्ष सांघवी ने कहा कि कुछ अनसोशल एलिमेंट्स अपनी आइडेंटिटी छुपाकर गुजरात की लड़कियों को ट्रैप करते हैं और उन लड़कियों की सुरक्षा के मद्देनजर इस स्टेप को लिया जा रहा है। लेकिन लीगल एक्सपर्ट और सोशल साइंटिस्ट ने इस स्टेप को कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बताया है। इसके अलावा अब तक सुप्रीम कोर्ट और कई स्टेट के हाई कोर्ट्स में इस तरह के मामलों में जजमेंट कपल्स के फेवर में ही रहा है और कोर्ट्स ने माना है कि इस तरह के मामलों में एडल्ट्स के पास फुल राइट्स है अपने पसंदीदा पार्टनर को चुनने का, फिर चाहे वो किसी भी रिलीजन या किसी भी कास्ट के हों। और इंटरेस्टिंगली ऑपोजिशन भी इस मामले में सरकार के ऑपोजिशन में नहीं है। आम आदमी पार्टी की ईसुदन गदवी ने भी इस अमेंडमेंट को सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी थैंकफुल है बीजेपी की कि वो इस तरह का अमेंडमेंट लेकर आई। और कांग्रेस की लोकसभा एमपी ने भी इस स्टेप को मॉडर्न टाइम्स की नेसेसिटी बताया है। अब देखना ये होगा कि क्या गुजरात सरकार इस लॉ को बनाने में कामयाब हो पाएगी या फिर कोर्ट के इंटरवेंशन से ये भी एक फेल्ड पॉलिटिकल कैंपेन बन जाएगा। खैर, ये लव जिहाद और 80-20 जैसी अहम खबर सुन ली है, तो एक बेकार सी खबर भी सुन लो जो सोशल डेवलपमेंट वगैरह से रिलेटेड। जहां गुजरात गवर्नमेंट लव जिहाद जैसे अहम मुद्दों को लेकर सोच रही है, वहीं सर्दर्न स्टेट्स बच्चों के हेल्दी फ्यूचर जैसी फिजूल चीजों के लिए अपना वक्त गवा रही है। कर्नाटका के सीएम सिद्धारमैया ने 2026-27 के बजट प्रेजेंटेशन के दौरान अनाउंस किया कि स्टेट 16 साल की उम्र से कम के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस बैन लगाने की सोच रही है। इसका मकसद है जरूरत से ज्यादा मोबाइल यूज और स्क्रीन एडिक्शन से मेंटल हेल्थ पर पड़ने वाले नेगेटिव इफेक्ट को कम करना। इसके तुरंत बाद आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने भी सिमिलर स्टेप अनाउंस किया। उन्होंने कहा कि 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन किया जाएगा और ये पॉलिसी अगले 90 दिनों के अंदर प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट की जाएगी। नायडू ने ये भी कहा कि स्टेट गवर्नमेंट 13 से 16 साल के टीनेजर्स पर भी रिस्ट्रिक्शन एक्सटेंड करने पर विचार कर रही है, लेकिन इस पर फाइनल डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिसी रिव्यू करने के बाद लिया जाएगा। हालांकि पूरे इंटरनेट पर इस वक्त ईरान और यूएस वॉर की बात चल रही है, लेकिन बिहार में भी एक कोल्ड वॉर चल रही है जिसकी वजह से दोबारा सुर्खियों में है सीएम नीतीश कुमार। नीतीश कुमार इंडियन पॉलिटिक्स के एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर माने जाते हैं। यही नीतीश कुमार 2024 के इलेक्शन में डिसाइडिंग फैक्टर थे कि सेंटर में किसकी सरकार बनेगी। और उस वक्त ये भी आशंका जताई जा रही थी कि नीतीश कुमार पीएम पद की भी डिमांड कर सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ अपना गठबंधन किया। अब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर राज्यसभा सांसद के लिए नॉमिनेशन फाइल कर दिया। जहां एक तरफ सभी सांसद और विधायक इस दौड़ में रहते हैं कि वो किस तरह सीएम पद के दावेदार बन जाएं, वहीं नीतीश कुमार ने इस ट्रेंड को उल्टा कर दिया और सीएम की पोस्ट छोड़कर एमपी बनने के लिए तैयार हो गए। इसके पीछे क्या लीला है ये तो वही जाने, लेकिन इसके बाद बिहार की पॉलिटिक्स काफी बदल जाएगी। पूरी दुनिया थक चुकी है पाकिस्तान के बेकार परफॉर्मेंस की वजह से, चाहे वो जियोपॉलिटिकल लेवल पे हो या फिर क्रिकेट ग्राउंड में। हाल ही में T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने एज यूजुअल बेहद खराब परफॉर्म किया, जिसकी वजह से लगातार चौथी बार वो सेमीफाइनल क्वालिफाई करने में नाकामयाब रहे। और पीसीबी अपनी टीम से इतनी खफा हो गई कि उन्होंने पूरे स्क्वाड पर 50 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना लगा दिया। ये जुर्माना ऑन फील्ड पुअर परफॉर्मेंस के लिए लगाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये डिसीजन इंडिया के खिलाफ ग्रुप स्टेज मैच के तुरंत बाद लिया गया था, जहां पाकिस्तान को 61 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। अब पाकिस्तानी टीम पर तो परफॉर्मेंस ना करने पर फाइन लगा, लेकिन हमारे यहाँ ओवर परफॉर्मेंस पर फाइन लग गया। ये हुआ कैप्टन कूल के साथ, जिनको रांची ट्रैफिक पुलिस ने ओवर स्पीडिंग का एक चालान भेजा। उनकी गाड़ी शहर के ऑटोमेटिक स्पीडिंग सर्विलेंस में आ गई और उनका चालान कट गया। अब ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि धोनी कितने बड़े फैन हैं तेज रफ्तार गाड़ियों के, और इसके लिए वो काफी खर्चा भी करते हैं। लेकिन इस बार ये खर्चा ट्रैफिक पुलिस ने कराया और कहा कि उनके लिए सब बराबर है। अब ये पुलिस ने चालान की अमाउंट की वजह से कहा जो कि 1000 रुपए थी, या फिर उन्होंने थाला का चालान काट दिया, इसलिए ये बताना मुश्किल है। अब हम पहुंच गए हैं इस एपिसोड
एपिसोड के बिल्कुल लास्ट में तो सिंगल भाइयों के लिए एक सीक्रेट स्टडी लेकर आया हूँ। हाल ही में एक स्टडी हुई स्लीप डाइवोर्स को लेकर। स्लीप डाइवोर्स यानी जब कपल्स एक साथ सोने के बजाय अलग अलग बेड पर या अलग अलग रूम्स में सोएं ताकि उनकी स्लीप क्वालिटी अच्छी हो सके। और रिसेंट स्टडी ने बताया कि इसका ट्रेंड इंडिया में भी बढ़ रहा है। रेसमेड ग्लोबल स्लीप सर्वे 2026 के मुताबिक इंडिया में सिर्फ 47% कपल ही सेम बेड शेयर करते हैं। और सर्वे में ये भी पता लगा कि 46% इंडियंस का कहना है कि हफ्ते में एक बार उनके पार्टनर की वजह से उनकी नींद डिस्टर्ब होती है। और इसी वजह से उनमें से 53% लोग हफ्ते में एक बार अपने पार्टनर से अलग सो रहे हैं। यहाँ पर समझना ये जरूरी है कि इसके पीछे जरूरी नहीं कि कोई नेगेटिव वजह हो। आजकल के अर्बन लाइफस्टाइल में ऐसा होना आम बात है। जब दोनों पार्टनर्स का डे रूटीन अलग अलग हो, किसी को मॉर्निंग शिफ्ट में जॉब पर जाना है तो किसी को इवनिंग या आफ्टरनून में, ऐसे में दोनों की स्लीपिंग टाइम अलग अलग हो सकते हैं और एक दूसरे की स्लीप डिस्टर्ब ना हो इसके लिए वो अलग अलग स्पेस में सोते हैं। लेकिन इस बात को लेकर साइकोलॉजिस्ट में थोड़ा कंसर्न भी है। फ्रीक्वेंट स्लीप डाइवोर्स इमोशनल अनअवेलेबिलिटी का कारण भी बन सकता है, लेकिन इसके पॉजिटिव नेगेटिव इंसान के अपने लाइफस्टाइल पर बेस्ड है। तो दोस्तों ये था क्लियर कट वीकली का आज का एपिसोड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कमेंट में अपनी राय जरूर देते जाना, लाइक और शेयर भी कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में।